हेलो। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में लॉज मतलब अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स ये देखे थे। वो लॉज एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 9 लॉज देखे थे हम लोगों ने। पहला, अच्छा आपको ये लॉज नाम के साथ याद करने हैं। ये नाम के साथ आने चाहिए बिकॉज आप जब इसको यूज करोगे, जब भी इसका यूज आने वाला है, इसका यूज आपको नाम के साथ करना है। जस्टिफिकेशन में ये नाम लगने वाले हैं। ठीक है, लेट अस रिवाइज क्या क्या थे। पहला था आइडेम्पोटेंट लॉज। आइडेम्पोटेंट लॉज आइडेम्पोटेंट लॉज ये पी और पी में था, तो पी और पी गिव्स अस पी। सिमिलरली पी एंड पी ऑल्सो गिव्स अस पी। ठीक है, फिर सेकंड हम लोगों ने देखा था एसोसिएटिव लॉज। एसोसिएटिव लॉज में सेम साइंस देखे थे, पी और क्यू और आर, या फिर पी एंड क्यू एंड आर। सेम साइंस वाली चीजें देखी थी। अगर पी और क्यू और आर है तो हम लोग यहां पे कहीं भी ब्रैकेट दे सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट दे सकते हैं, मतलब पी और क्यू और आर, या फिर पी और क्यू और आर। ठीक है, इसमें ब्रैकेट दे सकते हैं। सिमिलर चीज आप एंड के साथ करते हो। अगर इट इज पी एंड क्यू एंड आर, तो आप पी एंड क्यू को ब्रैकेट दे सकते हो, या फिर क्यू एंड आर को ब्रैकेट दे सकते हो। ठीक है, डजेंट मैटर, दिस इज एसोसिएटिव लॉ। देन तीसरा, कम्यूटेटिव लॉज। कम्यूटेटिव मतलब उल्टा उल्टा करते थे हम लोग। पी और क्यू कैन बी रिटन एज क्यू और पी। पी और क्यू इज सेम एज क्यू और पी। और एंड के केस में भी पी एंड क्यू इज सेम एज क्यू एंड पी। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉज ये थे जहां पे हम लोग ये उल्टा करते हैं। देन फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जहां पे सॉर्ट ऑफ वो ब्रैकेट ओपन होता है, मतलब जहां हम अंदर कोई चीज मल्टीप्लाई करते हैं, ये वैसा टाइप है। तो इफ इट इज पी और क्यू एंड आर, तो इट बिकम्स पी और क्यू एंड पी और आर। ठीक है, यही केस में अगर एंड हो, पी एंड, और अंदर क्यू और आर हो, तो इट बिकम्स पी एंड क्यू और पी एंड आर। ठीक है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन जैसा है, सॉर्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग समथिंग इनसाइड ऐसा। एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में फर्क रखना। एसोसिएटिव इज यूज्ड व्हेन दे आर ऑफ सेम साइन। ठीक है, सेम साइन है, या तो पूरे और है या तो पूरे एंड है, तो एसोसिएटिव यूज होगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव यूज होगा अगर वो अलग साइन है, मतलब एक जगह एंड है और दूसरी जगह और है तो। देन पांचवा, आइडेंटिटी लॉज। इट वाज आइडेंटिटी लॉज। नाउ आइडेंटिटी में इट वाज पी और समथिंग, या क्यू और समथिंग, या पी एंड समथिंग, क्यू एंड समथिंग। ठीक है, क्यू तो हम नहीं यूज कर रहे थे, हम पी से ही देख रहे थे सिर्फ। पहले इट वाज पी और टी, और फिर दूसरा था पी और सी। और के केस में हमको यह मालूम है कि अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो द आंसर इज ट्रू। ठीक है, और पी और सी के केस में द आंसर इज डिपेंडेंट ऑन पी, क्योंकि सिर्फ सी से कुछ नहीं होता। और के केस में सिर्फ फॉल्स से कुछ नहीं होता है, दूसरी वैल्यू क्या है उस पर आंसर डिपेंडेंट है। सिमिलरली एंड के लिए दो चीजें थी, पी एंड टी और पी एंड सी। एंड के केस में हमको फॉल्स के लिए मालूम है कि अगर फॉल्स है, एक भी फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स आने वाला है। आंसर फॉल्स आने वाला है, पी एंड सी इज सी। लेकिन एंड के केस में अगर एक ट्रू है तो वैल्यू दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर दूसरा ट्रू है तो आंसर इज ट्रू, मतलब इधर पी एंड टी के केस में द वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन पी। अगर पी ट्रू है तो आंसर ट्रू है, पी फॉल्स है तो आंसर फॉल्स है। तो बेसिकली आंसर इज पी। देन
6 was complement laws. कॉम्प्लीमेंट लॉज। कॉम्प्लीमेंट मतलब एक चीज को, एक कोई भी स्टेटमेंट जैसे पी है तो उसका नेगेशन के साथ, पहले और में फिर एंड में, तो पी और नेगेशन पी, पी और नेगेशन पी, ये होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इस केस में आपको ये याद रखना था कि अगर पी और नेगेशन पी एक साथ है तो एक वैल्यू ट्रू है, एक वैल्यू फॉल्स है। हमें फर्क नहीं पड़ता कौन सी, इसमें से कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें यह मालूम है कि एक ट्रू है और एक फॉल्स है। तो और के केस में अगर एक ट्रू और एक फॉल्स आया तो आंसर हमेशा ट्रू रहने वाला है, आंसर हमेशा ट्रू रहने वाला है। इट हैज टू बी टी। और अगर यही चीज एंड के साथ आई, पी एंड नेगेशन पी, अब यहां पे एंड है, मतलब अगेन बात तो वही है, इसमें से एक ट्रू है एक फॉल्स है, पता नहीं कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स मालूम नहीं। ठीक है, लेकिन बीच में एंड है, तो अगर एक ट्रू और एक फॉल्स है और बीच में एंड है तो ऑब्वियसली द आंसर विल बी फॉल्स। इट हैज टू बी सी। दिस इज कॉम्प्लीमेंट लॉस। फिर हम लोगों ने देखा इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ, इन्वोल्यूशन लॉ मतलब negation of negation p, and that is obviously p. Involution law is negation of negation p. ठीक है, इन्वोल्यूशन लॉ के बाद फिर हम लोगों ने देखा था डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ, और डिमॉर्गन्स लॉ इज बेसिकली सेम एज नेगेशन, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन एंड नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। तो नेगेशन ऑफ p और q becomes negation p and negation q, or similarly negation of p and q, negation of p and q becomes negation p or negation q। ये होता है डिमॉर्गन्स लॉ। एंड देन लास्ट वाज contrapositive law। contrapositive law, एंड contrapositive law says कि एक स्टेटमेंट मतलब एक इंप्लीकेशन का स्टेटमेंट और उसका कॉन्ट्रापॉजिटिव ये हमेशा सेम आएंगे। कॉन्ट्रापॉजिटिव हम लोगों ने इंप्लीकेशन के स्टेटमेंट के लिए देखा है, तो एक स्टेटमेंट, एक इंप्लीकेशन का स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू उसका कॉन्ट्रापॉजिटिव। नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी। ठीक है, तो स्टेटमेंट और कॉन्ट्रापॉजिटिव दे आर इक्विवेलेंट। अपनी बात हुई थी कि ये सारे के सारे लॉज ये नाम के साथ याद रखने हैं, लॉजिक के साथ याद रखना है, खाली रट्टा नहीं मारना है। सिर्फ रट्टा मारा तो सब हवा होने वाला है। ठीक है, नाम के साथ और लॉजिक के साथ याद रखना है तो ही ये याद होंगे। फाइन। अभी इसके नीचे कुछ नोट्स दिए हैं आपको। एक, अगर कोई स्टेटमेंट में P एंड Q एंड R है, दोनों एंड है, P एंड Q एंड R है, अब इसमें से अगर एक भी फॉल्स आया तो पूरा स्टेटमेंट फॉल्स होने वाला है। बराबर है, अगर P एंड Q एंड R है और एक भी वैल्यू फॉल्स आई, समझो P की जगह मैंने फॉल्स रखा, तो फॉल्स एंड Q ये तो हमेशा फॉल्स ही होने वाला है, ये पार्ट हमेशा फॉल्स होने वाला है। और फॉल्स के साथ क्या मिलेगा? एंड आर। वापस वही बात है कि फॉल्स एंड आर क्या बनेगा? इट विल रिमेन फॉल्स। ठीक है, तो एंड के केस में मतलब अगर पूरा ही स्टेटमेंट एंड के केस में एक भी फॉल्स आया तो द फाइनल आंसर विल बी फॉल्स। हाँ, अगर सारे के सारे ट्रू आए तो अल्टीमेट वैल्यू ट्रू रहेगी। सबके सब अगर ट्रू आए, ट्रू एंड ट्रू एंड ट्रू, तो यस दैट विल बी ट्रू, नो प्रॉब्लम। एक भी फॉल्स आए तो फॉल्स।
सिमिलरली और के केस में, पी और क्यू और आर के केस में, पी और क्यू और के केस में इट इज पी और क्यू और आर के केस में, ठीक है, लेट इट बी राइट प्रोनाउंसिएशन, एक भी ट्रू अगर आता है, एक भी ट्रू आता है तो द फाइनल आंसर विल बी ट्रू। ठीक है, दिस इज बिकॉज आर के केस में एक भी ट्रू आने, और के केस में, ये आर और में बहुत लफड़ा हो रहा है, और के केस में एक भी ट्रू आता है अगर, तो द अल्टीमेट वैल्यू विल बी ट्रू। तो यहां पे सेम लॉजिक अप्लाइड जो हम लोगों ने एंड के लिए यूज किया है। समझो मैं P की जगह अगर ट्रू रखूं तो व्हाट विल बी T और Q। तो T और Q मतलब और के केस में एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू होने वाला है। तो दिस पार्ट बिकम्स ट्रू। किसके साथ है? तो दिस बिकम्स ट्रू और R। व्हाट इज ट्रू और R? तो दैट बिकम्स ट्रू। ठीक है, तो और के केस में एक भी ट्रू आया तो अल्टीमेट आंसर इज ट्रू। सारे के सारे फॉल्स आ गए तो ठीक है, इट विल बी फॉल्स, मतलब फॉल्स और फॉल्स और फॉल्स विल बी फॉल्स। तो आपको ये दो दिए हैं। प्रैक्टिकल यूजेज में कितना आएगा मालूम नहीं, बट अगेन हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल यूजेज के लिए नहीं देख रहे हैं, दीज आर ऑल्सो फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसके लिए ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। देन मैंने यहाँ पे ये दो चीज फिर से लिख के दिए ताकि आप भूल नहीं जाओ, क्योंकि ये दो चीजों का यूज हमारा काफी रहेगा अभी, काफी तो नहीं लेकिन रहेगा। ठीक है, भूल नहीं जाना है वो। तो ये P इम्प्लाइज क्यू और P डबल इम्प्लाइज क्यू के जो फॉर्म्स है अलग अलग, ये हम लोगों ने पहले भी यूज किए थे बट ये वापस यूज कर रहे हैं। ठीक है, P इम्प्लाइज क्यू इज बेसिकली नेगेशन P और Q। ठीक है, ये लिखने का कारण भी है क्योंकि बीच में हम लोगों ने इनके नेगेशन स्टडी किए थे। नेगेशंस, वो नेगेशन को इससे मिक्स मत करना। ठीक है, P इम्प्लाइज Q का जो नेगेशन था, negation of P implies Q, that was P and negation Q। ये negation की वैल्यू थी, ये P implies Q की वैल्यू है। ये आपको ध्यान में रखना है, negation के साथ गड़बड़ मत करना। ठीक है, एंड सेम इज द केस विद P डबल implies Q। P डबल implies Q का फॉर्म भी हम लोगों को मालूम है। नाउ इसका यूजेज, इसका यूजेज, अब थोड़े एग्जाम्पल समझो। बिफोर मूविंग ऑन टू द मेन एग्जाम्पल्स, मैं पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे रहा हूं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये लॉज वर्क कैसे करता है, ये लॉज वर्क कैसे करता है, अभी ये समझो। ठीक है, ये छोटू छोटू एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं विच यू नीड टू राइट, विच यू नीड टू राइट, बट समझ के लिखो। ठीक है, तो एक्चुअली कैसा है, ये जो एग्जाम्पल्स है मैंने इनको भी नंबरिंग देके रखी है। दीज विल बी द मेन एग्जाम्पल्स 1 2 3। ठीक है, तो अभी जो हम लिख रहे हैं उसको हम लोग सीधा एग्जाम्पल नहीं लिख के विल जस्ट राइट इट छोटू एग्जाम्पल। ठीक है, छोटू एग्जाम्पल 1। इफ आई से P and T, what will be P and T? ठीक है, P and T अगर कोई एग्जाम्पल में कहीं भी P and T आता है तो P and T इज व्हाट? अपन ने ये लॉज देखे, दिस इज आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, एंड के केस में अगर एक भी फॉल्स रहता तो आंसर हम लोग फॉल्स लिखते थे, बट यहां पे वैसा नहीं है। एंड के केस में एक ट्रू है और दूसरा मालूम नहीं, तो P and T इसका आंसर इज P। जो मालूम नहीं वाला पार्ट है वही आंसर रहने वाला है। ये हम लोगों ने यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ में पढ़ा था, ये रहा वो। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ये लॉज पढ़ के रखो बिफोर मूविंग ऑन टू दीज एग्जाम्पल्स एंड सॉल्विंग दीज एग्जाम्पल्स। ये लॉ याद होने चाहिए, याद भी होने चाहिए, समझने भी चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये लॉज नहीं समझे हैं तो दोबारा वो लेक्चर देखो फिर से। ठीक है, जहां पे ये पूरे समझाए थे, एंड देन ट्राई टू रिमेंबर, रिकॉल इट। खुद लिखने की कोशिश करो, खुद याद रखने की कोशिश करो, क्योंकि जब सॉल्विंग का टाइम आएगा तो आप बार बार इधर रेफर नहीं कर सकते हो। ठीक है,
आप बार बार इधर रेफर करोगे और वो हैबिट डेवलप करोगे कि ठीक है पीछे देख के लिखा, पीछे देख के लिखा, यहां तो लिख लोगे, एग्जाम में क्या करोगे? क्योंकि एग्जाम में अगर आप पीछे देख के लिखोगे तो जरूरी नहीं आपके पीछे वाले को वो आता होगा, ठीक है? तो पीछे नहीं देखना है एग्जाम में। तो पीएनटी इज पी अगर अगर इसी टाइप का मैं एक और चीज बनाऊं, लेट्स से P implies Q and T. P implies Q and T. ठीक है, तो जैसे ये पहला वाला फॉर्म था, जैसे ही हम लोगों ने फर्स्ट एग्जांपल देखा, ये सिमिलर एग्जांपल है सेकंड वाला। हम लोगों ने फर्स्ट एग्जांपल क्या देखा? P एंड T का आंसर आया P। ये हम लोगों ने फर्स्ट एग्जांपल देखा। मतलब समथिंग एंड T का आंसर इज समथिंग, बराबर है? समथिंग एंड T इज समथिंग। ठीक है, ये समथिंग समथिंग वाला आपको मालूम तो होगा ही। ठीक है, तो इस P की जगह मैंने अगर कुछ और डाला तो आंसर भी वही कुछ और आएगा। इफ इट इज ब्रैकेट एंड T, द आंसर विल बी ब्रैकेट। ठीक है, तो अगर ब्रैकेट में P इंप्लाइज Q है तो द आंसर विल बी P इंप्लाइज Q। टाइप वही है, टाइप वही है, बेसिकली इट इज ऑफ द टाइप P एंड T। सिर्फ इतना है P एंड T का आंसर P आता है। मैंने P की जगह अगर कुछ भी और मैंने यहां कुछ तो भी रबिश लिख दिया तो यह आंसर में भी वही रबिश लिखा जाएगा। ठीक है, मैं P कट करके यहां पे अगर कुछ लिखता हूं तो यहां पे भी वही कुछ लिखा जाएगा। तो दिस इज हाउ द लॉ वर्क्स, दिस इज हाउ द लॉ वर्क्स। ठीक है, तो यहां पे P इंप्लाइज Q एंड T बिकम्स P इंप्लाइज Q। ठीक है, देन छोटू एग्जांपल 3। यही चीज अगर मैंने और के साथ करी, वी नो दैट P और T is P, sorry, P और T is T। और के केस में एक भी ट्रू आता है तो द आंसर इज ट्रू। फाइन। छोटू एग्जांपल 4। यही केस में अगर मैं P इंप्लाइज Q और T लेता हूं, ठीक है, P इंप्लाइज Q और T लेता हूं मैं, तो क्या आएगा आंसर? अगेन इफ आई सी और के साथ, और के साथ यहां जो दो चीजें हैं उसमें से एक T है, तो P इंप्लाइज Q का ट्रूथ वैल्यू कुछ भी हुआ तो भाड़ में जाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और के केस में अगर एक भी आंसर T है, ट्री नहीं, अगर एक भी आंसर T है तो द फाइनल आंसर विल बी T, द फाइनल आंसर विल बी T। ठीक है, सादा सिंपल हिसाब है। अगर P और T, ये T आता है तो मैंने P की जगह कुछ भी लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। यहां पे कुछ भी लिख दिया, समझो P इंप्लाइज Q लिखता हूं तो भी और T में, और के केस में एक भी T है तो T आने वाला है फाइनल आंसर। देन छोटू एग्जांपल 5। सिमिलरली अगर मैंने एंड का केस लिया, एंड के केस में एक भी अगर फॉल्स आता है, P एंड C, ठीक है, एंड के केस में हम लोगों ने देखा है अगर एक भी फॉल्स आता है तो फाइनल आंसर इज फॉल्स। सिमिलरली छोटू एग्जांपल 6। अगर मैंने कोई ब्रैकेट एंड C लिया तो अगेन गोइंग बाय द सेम लॉजिक, एंड के केस में दोनों में से एक भी वैल्यू C है तो आंसर C ही आएगा। दूसरी वैल्यू क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था। देन छोटू एग्जांपल 7। P और C, और के केस में एक C है, ठीक है, बट दूसरा P है,
सिर्फ सी से हमको कुछ नहीं मालूम पड़ता, इसका आंसर इज पी, इसका आंसर इज पी। ठीक है, लॉ नहीं मिल रहा होगा तो आइडेंटिटी लॉ देख के आओ। पी और सी इज पी, तो अगर मैंने P की जगह P इंप्लाइज Q और C लिखा, तो आंसर में भी इट विल बिकम P इंप्लाइज Q, आंसर में भी इट विल बिकम P इंप्लाइज Q। ठीक है, देन छोटू एग्जांपल 9th। अगर, ठीक है, आई एम मूविंग ऑन टू डिस्ट्रीब्यूटिव। ये जो पूरे एग्जांपल्स है ना, ये पूरे एग्जांपल्स आर फॉर आइडेंटिटी लॉस। आइडेंटिटी लॉस, ठीक है, नहीं लिखे होंगे अगर अभी तक तो पॉज करो, लिखो और फिर प्ले करना। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, छोटू एग्जांपल 9th। छोटू एग्जांपल 9th, हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखा हुआ है। समझो P और Q एंड R है, दिस बिकम्स व्हाट? P और Q एंड P और R। ठीक है, इसी चीज को मैं रिवर्स में भी सोच सकता हूं, इसी चीज को मैं रिवर्स में भी सोच सकता हूं। मतलब अगर मैं ये हिस्सा पहले लिखूं, ठीक है, अगर मैं ये हिस्सा पहले लिखूं तो LHS निकाल सकते हैं हम लोग। मैंने क्या किया, मैं RHS को पहले लिख रहा हूं, मैं थोड़ा अलग ले जाके लिखता हूं, दैट विल बी बेटर। इट इज P और Q एंड P और R। इनमें से आई कैन टेक आउट P और कॉमन निकाल सकता हूं मैं, ये जो P और वाला पार्ट है ये कॉमन निकाल सकता हूं मैं। अगर मैंने ऐसा किया तो क्या मिलेगा? मैंने P और ये कॉमन निकाल लिया दोनों में से, तो क्या मिलेगा मुझे? What I'll get is Q and R। जो मिला, जो बचा, मतलब P और कॉमन निकालने के बाद जो बचा, दैट इज Q and R। Q and R which is same as this। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे लेफ्ट से राइट में वर्क करता है, वैसे ही सिमिलरली राइट से लेफ्ट में भी वर्क करता है। उसको कॉमन निकालना बोलते हैं हम लोग, कॉमन निकालना। अगेन मैं उसको अगर मैथमेटिकल एनालॉजी दूं आपको, तो A इंटू बी प्लस A इंटू सी, इसमें से मैं A इंटू ये कॉमन निकाल सकता हूं। तो मैंने अगर A इंटू ये कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचता है? इट इज B प्लस सी, इट इज B प्लस सी, बराबर है। A इंटू अगर बाहर चला गया तो इट इज जस्ट B प्लस सी। नाउ सेम वे हम लोग यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलर वर्किंग हो सकती। तो अगर मैंने ये ऊपर वाला छोटू एग्जाम्पल नहीं लिखा होता, समझो, और आपको सीधा पूछा होता कि P और Q एंड P और R, इसका बताओ क्या कर सकते हो? तो यू कुड हैव टेकन आउट P और कॉमन, P और ये कॉमन लिया, यहां से P और कॉमन आने के बाद बचेगा Q, इसमें से बचा Q।
बीच की साइन है एंड, और इस ब्रैकेट में से P और बाहर चला गया है, तो क्या बचा? इट इज R। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, मतलब जब जस्टिफिकेशन आएगा तो ये कॉमन निकालने वाले पार्ट को भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही बोलेंगे। ठीक है, देन छोटू एग्जांपल 11। ठीक है, मैं एक एक लाइन थोड़ा छोड़ के लिखता हूं, बेटर रहेगा, इतनी सारी जगह है तो विल यूज इट। छोटू एग्जांपल 11। फाइन, अगर ये P और Q एंड R है, ठीक है, P और Q ब्रैकेट में है और एंड R बाद में बाहर है, बाद में। ठीक है, तो ये सिमिलर एनालॉजी रहेगी कि अगर P प्लस Q इंटू R होता तो आप क्या करते? जब ब्रैकेट ओपन होता तो दिस वुड हैव बीन P इंटू R प्लस Q इंटू R, ऐसे ही ओपन होता था। यहां भी आप कर सकते हो, इट इज P एंड R और Q एंड R। ठीक है, सेम एनालॉजी, इट इज P एंड R, फिर बीच में और आएगा एंड देन Q एंड R ना। यही चीज से मैं अगर RHS से स्टार्ट करूं, RHS क्या है? इट इज P एंड R और Q एंड R। अगेन इन दोनों चीजों में से कॉमन ले सकते हैं हम लोग, एंड R और एंड R दोनों में कॉमन है। फर्स्ट ब्रैकेट में भी एंड R है, सेकेंड ब्रैकेट में भी एंड R है, लेकिन बाद में P के बाद एंड R है और Q के बाद में एंड R है। ठीक है, तो जब आप यहां से कॉमन लोगे तो प्रेफरेबली बाद के इसमें कॉमन लो, बाहर के साइड जब लोगे तो वो बाद में लो, मतलब एंड R बाद में आएगा और पहले उसका ब्रैकेट आएगा। ब्रैकेट में क्या आएगा? इसमें से बचा P, इस ब्रैकेट में से बचा P, बीच में की साइन है और इस ब्रैकेट में से एंड R बाहर चला गया है, बचा Q। ठीक है, तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वर्कड फ्रॉम RHS टू LHS, distributive law worked from RHS to LHS। ठीक है, देन छोटू एग्जांपल 13th। अगर P और Q है एंड R और P है तो क्या करना? P और Q है और R और P है तो फिर क्या करना? ये केस में पहले कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करो, कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करो, विच मीन्स ये जो R और P है इसको कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करके P और R लिख सकते हैं। हम लोगों ने कम्यूटेटिव लॉ देखा हुआ है, याद है? P और Q कैन बी रिटन एज Q और P। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से R और P कैन बी रिटन एज P और R, तो मैं उसको P और R कर दूंगा। ये मतलब द प्रॉपर्टी अप्लाइड हियर इज कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, नाउ आई कैन अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
क्योंकि दोनों ब्रैकेट में मुझे कुछ तो सेम दिख रहा है. दिस इज P एंड दिस इज P एंड, दोनों सेम दिख रहा है. तो P एंड ये कॉमन आ सकता है इधर से भी और इधर से भी. ठीक है, तो दोनों में से अगर P एंड नहीं, P और, तो P और अगर ये कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहां से बचेगा Q एंड यहां से बचेगा R. Q एंड R. ठीक है, ये जो अप्लाई किया, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ठीक है, देन छोटू एग्जांपल 14th. अगर ये नेगेशन P और Q है एंड नेगेशन P और R है, अगर ये नेगेशन के साथ में है तो भी ये लॉ अप्लाई हो सकता है. दिस इज नेगेशन P, दिस इज नेगेशन P, लेकिन सिर्फ नेगेशन P इंपॉर्टेंट नहीं है. दिस इज नेगेशन P और दिस इज ऑल्सो नेगेशन P और. तो मैं दोनों ब्रैकेट में से नेगेशन P और ये कॉमन ले सकता हूं बाहर. तो मैंने नेगेशन P और ये कॉमन ले लिया बाहर. अंदर क्या बचेगा, इट इज Q एंड R. तो नेगेशन P और ये अगर कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा Q एंड R. दिस इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ठीक है, ये जो अप्लाई किया, दिस इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ठीक है, तो ये छोटू छोटू एग्जाम्पल्स थे आपको ये समझाने के लिए कि दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर पॉसिबल विद दीज लॉज. ठीक है, मैंने मेनली दो लॉ पे फोकस किया, आइडेंटिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव. ऐसे बाकी लॉज भी हम लोग यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड. बाकी लॉज भी यूज कर सकते हैं. लॉ यूज करने से हम लोगों को, मतलब बेसिकली जो टाइप के सम्स हम लोग फेस करने वाले हैं उसमें ऐसा है कि विल हैव टू प्रूव सम स्टेटमेंट इक्विवेलेंट टू सम अदर स्टेटमेंट, लॉ यूज करके, ट्रू टेबल बना के नहीं. ठीक है, वहां ये काम आने वाले हैं. तो आई होप आप लोगों ने अब तक ये जो 14 छोटू एग्जांपल्स है ये लिख के रख लिए होंगे, बिकॉज नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द मेन एग्जांपल्स. वी आर मूविंग ऑन टू द मेन एग्जांपल्स. लेट अस सी. एक, द मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल. हम लोगों ने जब दो स्टेटमेंट इक्विवेलेंट प्रूव करने सीखे थे तो ट्रूथ टेबल के साथ सीखे थे. हम लोग एक ट्रूथ टेबल बनाते थे, उसमें LHS निकालते थे, उसमें RHS वाला निकालते थे, दोनों की ट्रूथ वैल्यूज देखते थे, दोनों की ट्रूथ वैल्यूज सेम निकलती थी और हम लोग खुश होकर बोलते थे कि हाँ दोनों इक्विवेलेंट है. अब वो खुशी आपसे छीनी गई है बेसिकली. ठीक है, यहां पे आपको विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल बताना है कि ये दो स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट है. बट ठीक है, विल ऑल्सो बी अप टू द टास्क, बताएंगे हम भी. लेट अस सी एग्जांपल 1. ठीक है, अब विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल का बेसिक मतलब है, जब ये लोग बोलते हैं ना कि विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल है, तो सीधा मतलब जब ये बोलेंगे कि विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल है तो आपको समझना है कि यूजिंग लॉज. ठीक है, तो वो जब बोलेंगे ट्रूथ टेबल यूज नहीं करना है तो आपको कानों में सुनाई आना चाहिए कि लॉ यूज करना है, लॉ. ठीक है, व्हाट डू वी नीड टू प्रूव. तो पहले हम लोग लिख लेंगे टू प्रूव. क्या प्रूव करना है, LHS इज P और Q एंड नेगेशन Q. P और Q and negation Q is equivalent to P. It's equivalent to P. Normally it is better to start with the longer side. जो भी हो, LHS हो RHS हो कोई फर्क नहीं पड़ता, द लॉन्गर साइड. क्योंकि मैं अगर RHS से शुरू करूं
इफ आई स्टार्ट विथ RHS इज P। अब इसका क्या करूं? ऑब्वियसली दिस इज रेडिकुलस, मतलब P को आगे और क्या करूंगा मैं? ठीक है, तो स्टार्ट विद द लॉन्गर साइड, LHS यहाँ पे, दिस विल बी P और Q and negation Q. Now you need to use all your observation power. ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर, आपको हर जगह देखना है कि कहीं अपने लॉज से रिलेटेड कुछ दिख रहा है क्या। दैट यू विल हैव टू सी। ये जितना बड़ा आएगा उतना ज्यादा ऑब्जर्वेशन पावर लगेगा। ठीक है, लॉज के केस में नॉर्मली आपसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं रहता, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स या स्टेटमेंट पैटर्न्स एक्सपेक्टेड नहीं रहते। दोज आर सिंपल यूजुअल टाइप के LHS और RHS। ठीक है, तो यहाँ पे यू विल हैव टू ऑब्जर्व कि कहीं हमारे लॉ में कुछ दिख रहा है क्या वैसा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे दो चीजें दिख रही है। एक, आई कैन सी दैट दिस इज P और दिस इज P और अंदर आई कैन सी इट इज एंड, अंदर आई कैन सी इट इज एंड। ठीक है, तो मेरा एक दिमाग ये भी बोलता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव जैसा ओपन हो सकता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव जैसा ओपन हो सकता है। अगर मतलब इफ आई विजुअलाइज, मैं एक स्टेप आगे सोचूं कि ठीक है, मैंने अगर डिस्ट्रीब्यूटिव जैसा ओपन किया तो क्या, समझो ये डिस्ट्रीब्यूटिव जैसा ओपन किया, दिस विल बी P एंड Q, सॉरी P और Q एंड P और नेगेशन Q। डिस्ट्रीब्यूटिव जैसा ओपन किया, ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर उसका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि P और Q इसका भी कुछ नहीं होता, P और नेगेशन Q इसका भी कुछ नहीं होता, और हमको RHS तो सिर्फ P चाहिए, मतलब हमको छोटा करना है। ठीक है, तो पहले एक्सपैंड करने से पहले मैं ब्रैकेट के अंदर देखता हूं अंदर क्या है। आई हैव गॉट Q एंड नेगेशन Q। अब अपनी वो लॉ वाली बुद्धि, अगर कल आपने वो लॉज पढ़े होंगे, याद रखे होंगे, आपको तो एक दिन का ब्रेक भी मिला है, अगर वो याद करे होंगे तो सोचो ये Q एंड नेगेशन Q ये क्या था। ठीक है, Q और सॉरी Q एंड नेगेशन Q, दिस वाज व्हाट, दिस इज कॉम्प्लीमेंट लॉ, और Q एंड नेगेशन Q का आंसर वाज C। Q एंड नेगेशन Q वाज C। मैं इतने पार्ट के लिए बोल रहा हूं, इस पार्ट का आंसर इज C। विच लॉ वाज इट? इट वाज कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे आंसर में कि इट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ जो हमने अप्लाई किया है। आपको हर स्टेप पे वो लॉ लिख के देना है जो आप लोगों ने यूज किया है। ठीक है, आपको अगर लॉ याद नहीं आ रहा होगा तो मैं अभी एक बार यहां पीछे जाके बता दे रहा हूं आपको कि आई हैव यूज्ड दिस। हम लोगों ने P के टर्म्स में पढ़ा था, उसी को Q के टर्म्स में भी पढ़ सकते हैं, डजेंट मैटर। Q एंड नेगेशन Q इज ऑलवेज C, क्योंकि एक Q है एक नेगेशन Q है, मतलब एक ट्रू है एक फॉल्स है, और बीच में अगर एंड है तो इट विल ऑलवेज बी C। ठीक है, तो दिस वाज द लॉ दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उसका आंसर आ गया C। ठीक है, देन द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज P और C? व्हाट इज P और C? और के केस में एक भी ट्रू रहा तो ट्रू है, यहां पे एक भी ट्रू नहीं है, एक C है और एक P है। C तो फॉल्स है, C का वैल्यू हमको मालूम है फॉल्स है। द आंसर हियर इज डिपेंडेंट ऑन P। अगर P की वैल्यू ट्रू आती तो ये ट्रू होगा, अगर P की वैल्यू फॉल्स आई तो ये फॉल्स होगा। हमको मालूम नहीं तो विल जस्ट राइट द आंसर एज P। विच लॉ वाज अप्लाइड? ये जो P और C का वैल्यू हम लोगों ने निकाला, दिस वाज आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, ठीक है, ये अप्लाई किया है। मैं वापस पीछे जाके आपको दिखा दूं कि मैंने क्या अप्लाई किया है। आई हैव अप्लाइड दिस।
P और C का वैल्यू इज P। ठीक है, ये अप्लाई किया है एंड हमको वैल्यू मिला P एंड दिस इज द रिक्वायर्ड RHS। और आपका फेवरेट 2 वर्ड्स, हेंस प्रूव्ड। ये लिखने में मजा आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हेंस प्रूव्ड के कोई मार्क्स नहीं है। ठीक है, मतलब आपने अगर पूरा सॉल्व करके हेंस प्रूव्ड नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं कटेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बिना कुछ सॉल्व किए सिर्फ हेंस प्रूव्ड लिख के आए तो मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। आई होप ये सम क्लियर हुआ है। ठीक है, यू विल हैव टू थिंक इट स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा हो सकता है आपको आगे का सोचना पड़े। यू विल हैव टू यूज योर ऑब्जर्वेशन पावर्स। आपको हर ब्रैकेट को ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या है उसमें। ठीक है, दिस वाज एग्जांपल 1। देन कमिंग टू एग्जांपल 2, अगेन इट सेज विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, मतलब यूजिंग लॉज। वी नीड टू शो दैट। लिख लेते हैं पहले। वी नीड टू शो व्हाट। पहले लिख लेते हैं टू प्रूव। What to prove? Negation of P or Q. Negation of P or Q. Or negation P and Q. Negation P and Q. We need to prove this as negation P. We need to prove this as negation P. ये proof करना है. Again, starting with the longer side first, which is the LHS. In most cases it will be the LHS, but इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया. ठीक है, अगर आपको सॉल्व करते आता हो तो मुझे यहाँ पे RHS नेगेशन P से ये नहीं बनाते आएगा, तो मैं RHS से नहीं स्टार्ट कर रहा. ठीक है, I'll start with LHS. LHS is what? It is negation of P or Q, or negation P and Q. यहाँ पे मुझे फिलहाल एक ही चीज दिख रही है जो अपन कर सकते हैं. ये नेगेशन को अंदर अप्लाई कर दो. ये नेगेशन को ब्रैकेट के अंदर अप्लाई कर दो. ठीक है, तो ये नेगेशन अगर ब्रैकेट के अंदर अप्लाई होता है, व्हाट इज नेगेशन ऑफ P और Q? इट बिकम्स नेगेशन P एंड नेगेशन Q. और ब्रैकेट एज इट इज रहेगा. ब्रैकेट एज इट इज रहेगा. ठीक है, सिर्फ नेगेशन अंदर अप्लाई हुआ है, उससे ब्रैकेट कहीं नहीं जाता है. ब्रैकेट वही है, नेगेशन अंदर आया है, तो दैट विल बी नेगेशन P एंड नेगेशन Q. बाकी का एज इट इज रहेगा. ठीक है, कौन सा लॉ अप्लाई किया है? जब आपने नेगेशन अंदर अप्लाई किया तो यू अप्लाइड नेगेशन ऑफ P और Q. व्हाट इज नेगेशन ऑफ P और Q कॉल्ड? तो उसका नाम क्या था बंदे का? उसका नाम था डे मॉर्गन्स लॉ. डे मॉर्गन्स लॉ. नेगेशन ऑफ P और Q जब आप कर रहे थे तो दैट बिकम्स नेगेशन P एंड नेगेशन Q, और वो डे मॉर्गन्स लॉ था. ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप. अब जब ऐसे दो ब्रैकेट्स दिखते हैं तो मेरा पहला ऑब्जर्वेशन, दोनों ब्रैकेट के अंदर एंड है. ठीक है, मतलब जो मेरे दिमाग में घंटी बजती है मैं वो बता रहा हूं आपको. दोनों ब्रैकेट के अंदर एंड है. ठीक है, और बीच में और है. दोनों ब्रैकेट्स में एंड है और बीच में और है, विच मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सोचा जा सकता है. अगर ऊपर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के एग्जाम्पल याद है जहां हमने कॉमन लिया था. ठीक है, जहां हमने कॉमन लिया था, ये लास्ट वाला एग्जाम्पल देख लो. दोनों ब्रैकेट में और थे और बीच में एंड था. वहां पे हम लोगों ने कॉमन लिया था.
क्योंकि दोनों जगह नेगेशन पी और ये कॉमन दिख रहा था। ठीक है, ऐसे केस में जस्ट बी केयरफुल कि बीच वाला साइन अलग होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे भी इफ आई सी नेगेशन पी एंड और नेगेशन पी एंड, ये दोनों चीजें कॉमन दिख रही है दोनों ब्रैकेट्स में, तो मैं नेगेशन पी एंड कॉमन बाहर निकाल सकता हूं। ये दोनों नेगेशन पी एंड कॉमन आ जाएगा बाहर। तो नेगेशन पी एंड अगर कॉमन निकाला तो पहले ब्रैकेट से क्या बचा? पहले ब्रैकेट से बचा नेगेशन क्यू, बीच में क्या साइन आएगी? इट इज और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा? सिर्फ क्यू। ठीक है, नेगेशन पी एंड ये कॉमन आ गया। ठीक है, तो व्हाट रिमेन्स इज नेगेशन क्यू और क्यू। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाइड इन रिवर्स, बट स्टिल इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, आप LHS टू RHS बोलो या RHS टू LHS बोलो, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते वक्त सिर्फ ये याद रखना कि ये ऐसे केस में मत कर देना कि यहां पे समझो P और Q है, दूसरे ब्रैकेट में P और R है और बीच में भी और है। ऐसे केस में डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई नहीं होगा क्योंकि तीनों जगह साइन सेम है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई नहीं हो सकता है, एसोसिएटिव यूज करना पड़ेगा ऐसे केस में। ठीक है, बीच में अगर एंड होता तो यस, आप दोनों जगह से P और ये कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। कमिंग बैक टू आर सम, वो P को कॉमन निकालने के बाद क्या उखाड़ लिया अपन ने, क्या बचा? What we get is negation Q or Q. We get negation Q or Q. What is negation Q or Q? Which law? ठीक है, ये पार्ट देख रहा हूं मैं। What is negation Q or Q? It is T. It is T. ठीक है, मतलब यहां पे कौन सा पार्ट सॉल्व हुआ? सिर्फ इतना, नेगेशन Q और Q सॉल्व हुआ। इट इज T. बाय विच लॉ? इट वॉज कॉम्प्लीमेंट लॉ। इट वॉज कॉम्प्लीमेंट लॉ। कैसे? इधर पीछे देखो कैसे, ये ऐसे एक P है, एक नेगेशन P है, मतलब एक ट्रू एक फॉल्स है, बीच में और है तो आंसर विल ऑब्वियसली बी T। सेम लॉजिक अप्लाइड हियर। एक Q था, एक नेगेशन Q था, मतलब एक ट्रू एक फॉल्स, बीच में और है तो आंसर ऑब्वियसली हैज टू बी T। ठीक है, देन व्हाट इज नेगेशन P एंड T? व्हाट इज नेगेशन P एंड T? तो इसके लिए इतना ही सोचो, व्हाट इज P एंड T? व्हाट इज P एंड T? तो P एंड T का वैल्यू हम लोगों ने देखा है, दैट इज P। ठीक है, P एंड T का वैल्यू वाज P। अगेन आइडेंटिटी लॉ जो हम लोगों ने देखा हुआ है, क्योंकि एंड के केस में अगर फॉल्स रहा तो आंसर फॉल्स आएगा। यहां हमको मालूम नहीं है कि P की वैल्यू क्या है, फॉल्स है कि ट्रू है। ठीक है, तो ये केस में अगर P नहीं होके नेगेशन P निकला तो आंसर भी P नहीं होके नेगेशन P निकलेगा। ऑब्वियसली अगर इधर P की जगह नेगेशन P है तो आंसर में भी P की जगह नेगेशन P आएगा। तो यहां पे इट बिकम्स नेगेशन P। नेगेशन P एंड T का वैल्यू बिकम्स नेगेशन P। विच लॉ? आइडेंटिटी लॉ। अब आप बोलोगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, लॉ नहीं भी मालूम होता तो हमको तो मालूम है RHS क्या लाने का है, नेगेशन P लाने का है, तो कुछ भी हो जाए नेगेशन P आएगा। ऐसी ढक्कनगिरी करना मत, ठीक है, एग्जाम में पछताओगे। This is RHS and will write hence proved.
ठीक है, तो जैसे P and T was P, Q and T will be Q, वैसे negation P and T will be negation P। ठीक है, लॉजिक है, रट्टा नहीं। फाइन। थर्ड एग्जांपल, अगेन विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। ये मैं 100 बार इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में यही चीज मिस होती है। हम लोग इतना पार्ट देख के इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमको आता है और ट्रूथ टेबल बना के प्रूव कर देते हैं और 0 मिलता है। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं है, तो मैं अपनी खुद की क्लास के टेस्ट में देखा हुआ है। ठीक है, और एक नहीं, बहुत सारे बच्चे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि आपसे ट्रूथ टेबल यूज करे बिना पूछा है या यूज करके पूछा है। तो यहाँ पे ठीक है, व्हाट इज गिवन, LHS is P or negation P and Q, P or negation P and Q should be equivalent to P or Q, should be equivalent to P or Q। ठीक है, again starting with LHS, it is P or negation P and Q। फाइन, पहले ब्रैकेट के अंदर देख लो, नेगेशन P और सॉरी नेगेशन P एंड Q, कुछ कर सकते हो क्या? ठीक है, तो नेगेशन P एंड Q के लिए कुछ नहीं है, साथ में T होता या C होता तो कर लेते, या नेगेशन P के साथ P खुद होता तो भी कर लेते। नेगेशन P एंड Q के लिए कुछ नहीं है। तो अब मैं अगर ये पूरा देखूं तो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकता हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकता हूं, मतलब ये P और जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या बन जाएगा, द फर्स्ट पार्ट विल बिकम P और नेगेशन P, द फर्स्ट ब्रैकेट, बीच की साइन विल बी एंड, द सेकेंड पार्ट विल बिकम P और Q, बराबर है, जो बाहर का P और है दोनों पे अप्लाई हुआ। ठीक है, व्हाट इज P और, अच्छा एक मिनट, अपना रीजन रह गया, दिस वाज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, distributive law। Now the first bracket, what is P or negation P? अगेन P और नेगेशन है, मतलब एक ट्रू एक फॉल्स है, बीच में और है, तो द आंसर हैज टू बी T, इट हैज टू बी ट्रू। तो ये पार्ट सॉल्व किया मैंने, दिस हैज टू बी ट्रू, एंड साथ में बचा P और Q, द लॉ P और नेगेशन P वाला लॉ जो है दैट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, देन यहां जो दिख रहा है इट इज T एंड समथिंग। ठीक है, इट इज T एंड समथिंग। मैं अगर सिर्फ P वाला याद करूं, व्हाट इज T एंड P, व्हाट इज T एंड P? तो एंड के केस में अगर एक ट्रू है तो वी आर नॉट श्योर कि क्या वैल्यू है, एंड के केस में अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स है, ठीक है, लेकिन एक ट्रू है तो वी आर नॉट श्योर, द आंसर विल बी P, द आंसर विल बी P। तो T एंड P के साथ आंसर P आता है, तो T एंड ब्रैकेट के साथ आंसर क्या आएगा, इट हैज टू बी द ब्रैकेट, बराबर, मतलब T एंड समथिंग का आंसर इज समथिंग, T एंड समथिंग का आंसर इज समथिंग। हमारे पास क्या है यहां पे, वी हैव गॉट T एंड समथिंग, ये है वो समथिंग, तो आंसर यही आएगा,
it will be P or Q. This is identity law applied. ठीक है, मैं वापस नीचे लिख के दे रहा हूं कि अगर T एंड P होता तो आंसर आता P, बट मुझे यहां पे दिया है T एंड ब्रैकेट ऑफ P और Q, तो आंसर भी आएगा ब्रैकेट ऑफ P और Q. ठीक है, P की जगह जो भी है वही आंसर आएगा. एंड दिस इज द रिक्वायर्ड RHS, hence proved. ठीक है, तो यहां पे अपने छोटू एग्जाम्पल्स और बड़े एग्जाम्पल्स की कहानी खत्म हो गई. ये एग्जाम्पल्स दोबारा खुद से करना है तो खुद से करके देख लो, मतलब ये छोटू भी और बड़े भी आपको खुद को ये सॉल्व करते आ जाने चाहिए, क्योंकि ये अभी बेसिक लेवल पे है. ठीक है, ये एग्जाम्पल लेवल पे है, तो ये आपको खुद को जमने चाहिए. थिंक आउट द लॉजिक. याद मत करो कि इसका आंसर ये आता है, इसका आंसर ये आता है. थिंक ऑफ द लॉजिक. अगर आपके लॉजिक दिमाग में फिट हो गया कि वो क्यों आता है आंसर, तो वहां पे लॉ डिराइव भी कर सकते हो आप. रट्टा नहीं मारना पड़ता है, बट हाँ नाम रट्टे मारने पड़ेंगे, उसके लिए कोई इलाज नहीं है. ठीक है, किसी को डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं तो बोलते हैं, कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, अब किसी को पदम सिंह पाटिल बोलते हैं तो बोलते हैं, उसका नाम का कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, तो नाम से ही दहशत समझ जानी चाहिए, मतलब मैं लॉ की बात कर रहा हूं. अपने लॉ के नाम से ही समझ जाना चाहिए कि उसमें क्या आने वाला है. फाइन. तो यहां हम लोग एग्जांपल्स खत्म कर रहे हैं. एक्सरसाइज विल कंटिन्यू टुमारो, एंड आप लोगों का संडे को टेस्ट रहेगा. ठीक है, फर्स्ट 5 एक्सरसाइज तैयारी करके रखो. फाइन, विल कंटिन्यू टुमारो. थैंक यू.